तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सेक्योंग के पेरेंट्स की काफ़ी बुरी वाली फाइट हो रही थी और सेक्योंग ने उन्हें लड़ते हुए देख लिया था। जहां जिनकी फाइट से हमें पता चलता है कि सेक्योंग ने बचपन में कोई गलती करी थी जिसका कसूरवार उसके फादर आज भी उसे ठहराते हैं और वो मानते हैं कि अगर उन्होंने सेक्योंग पर ध्यान नहीं दिया तो सेक्योंग कुछ गलत करना शुरू कर देगा। जो बात ये रिप्रेजेंट करता है कि सेक्योंग के पेरेंट्स सेक्योंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहीं जो सेक्योंग की मॉम होती है वो बेग कर रही होती है सेक्योंग के फादर से कि वो सेक्योंग को अब अपनी लाइफ जीने दे। पर सेक्योंग के फादर कहते हैं कि वो ये सब केवल सेक्योंग की भलाई के लिए कर रहे हैं। और जहाँ हमें सेक्योंग को दिखाया जाता है जिसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है पर उसे अब इन सब की आदत हो चुकी थी। वो कहता है कि मुझे इन सभी चीज़ों से नफरत है और मेरा दम इस घर में घुटता है। और चैप्टर के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि ड्योकपाल ने काफ़ी कामली सेक्योंग को हैंडल किया था और उसे काफ़ी अच्छी तरह से चेयर अप कर दिया था। जहाँ ड्योकपाल के कारण सेक्योंग का भी मूड लिफ्ट अप हो जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर 24 को शुरू करते हैं, जहाँ चैप्टर की शुरुआत में हम सेक्योंग और ड्योकपाल को साथ में पढ़ाई करते हुए देखते हैं। जहाँ ड्योकपाल का तो मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो सोचता है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो अपना सर पकड़ के सोच रहा होता है ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं ये और नहीं कर सकता। और फिर वो तुरंत ही सेक्योंग से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। जिस पर सेक्योंग उससे पूछता है इतनी जल्दी, क्या तुम्हें किसी चीज से परेशानी हो रही है जो तुम इतनी जल्दी घर जा रहे हो? जिस पर ड्योकपाल कहता है कि नहीं, बस मेरे पैरों में हल्का सा दर्द है। जिस पर सेक्योंग कहता है क्या तुम्हारे हाथ और पैरों में दर्द हो रहा है? जिस पर ड्योकपाल अपनी हड्डियां चटकाते हुए कहता है मुझे तो समझ नहीं आता इतनी जवान बॉडी होने के बावजूद भी मुझे बूढ़ों की तरह दर्द क्यों हो रहा है। जिस पर सेक्योंग उससे पूछता है आखिर तुम्हें एग्जैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है? तो ड्योकपाल अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है कि मेरे हाथ पैर कमर कंधे हर जगह दर्द हो रहा है। मैं तो खुद ही दर्द का पिटारा बन चुका हूँ। मैं तो ढंग से सो भी नहीं पाता क्योंकि मेरी तशरीफ में भी दर्द रहता है और वहीं दूसरी तरफ मुझे हर पल नींद भी आती रहती है। अब आखिर ये अच्छा भला मासूम इंसान करे तो करे क्या? और वो तुरंत ही परेशान नजर आने लगता है। जिस पर सेक्योंग पहले तो उसे घूरता है फिर तुरंत ही उससे कहता है मुझे अपना पैर जरा दिखाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। जिस पर ड्योकपाल काफी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। जिस पर सेक्योंग तुरंत ही उसके पैरों को पकड़कर उसे मसाज करने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है पर तुम अपना पैर मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हारे लिए मसाज कर दूंगा। यहाँ ड्योकपाल तो बस सेक्योंग की तरफ घूरे जा रहा था। अब सेक्योंग उसे कहता है तुम्हें कोई बूढ़ों वाला दर्द नहीं हो रहा है, ना ही तुम बूढ़े हो रहे हो। ये इस तरह का नॉर्मल पेन हर एथलीट को होता है। और जो सेक्योंग होता है अचानक से ड्योकपाल की तरफ घूरने लगता है, जहाँ हम ड्योकपाल को देखते हैं जो कि इस मसाज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। यहाँ तक कि उसे नींद भी आने लगती है, जिसे देखकर सेक्योंग की तो हंसी छूट जाती है और वो कहता है कि तुम तो एक छोटे बच्चे हो, हल्का सा मसाज किया नहीं कि तुम्हें नींद आ गई। इस पे ड्योकपाल गुस्से में उससे कहता है कमीने तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मैं कोई बच्चा बच्चा नहीं हूँ, मेरी तो खुद की उम्र हुआ करती थी बच्चे करने वाली। जिस पर सेक्योंग कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, पर अभी जब तक तुम्हें पेन हो रहा है तुम बकवास करना बंद करो और सीधे अपना पैर मुझे दो। जिस पर ड्योकपाल पहले उसकी तरफ देखता है फिर वो सोचने लगता है वैसे मुझे अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इससे मेरे पैरों का दर्द काफी ज्यादा कम हो चुका है। और वो तुरंत ही उसकी तरफ देखने लगता है और सेक्योंग उसे कहता है अब मुझे तुम अपना दूसरा पैर दो। पर हम देखते हैं कि तब तक ड्योकपाल सो चुका होता है। जहाँ सोता हुआ ड्योकपाल काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, इसीलिए सेक्योंग अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाता है। जहाँ हम सेक्योंग को देखते हैं जो कि अचानक से ड्योकपाल के पैरों को उठाकर अपनी गोद में रख लेता है और वो उसे मसाज देने के बहाने धीरे धीरे उसका कपड़ा ऊपर करने लगता है और वो ब्लश करते हुए उसके पैरों की तरफ देख रहा था। जहाँ हमें सेक्योंग के इरादे तो कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। और सेक्योंग कहता है एंड में मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा आखिर मैं किसके लिए फीलिंग्स रखता हूँ, क्या मैं ड्योकपाल को पसंद करता हूँ या सॉन्ग यहुन को पसंद करता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अब हम सीधे अगले सीन में सेक्योंग को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने कार में जा रहा होता है और उसका ड्राइवर विसल कर रहा था यानी सीटी बजा रहा था। यहाँ सेक्योंग उसे देखकर सोचता है कि ये काफी ज्यादा नॉइसी है, मेरा पिछला ड्राइवर तो काफी शांत हुआ करता था, वो इस तरह की बेकार आवाजें नहीं निकाला करता था, पर इस इंसान में तो बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है।
और जिसके बाद तभी हमें अचानक से कुछ अजीब सा दिखाया जाता है जो कि सेक्योंग की सोच होती है। सेक्योंग सोच रहा होता है क्या होगा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लूं और उसे घुमा दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमारी कार जाकर सीधे ही सामने वाले को ठोक देगी, जिससे हमारा ड्राइवर मर जाएगा और मुझे शांति मिल जाएगी। पर अगर मैं सामने वाली कार को ठोकता हूँ तो उसमें भी तो कोई ना कोई बैठा होगा, क्या उसे भी चोट लग जाएगी? तब तो और मजा आएगा। और ये कहते हुए सेक्योंग काफी ज्यादा बुरी तरह से स्माइल कर और ये कहते हुए सेक्योंग काफी ज्यादा इविल स्माइल करने लगता है। और फिर हम देखते हैं अचानक से सेक्योंग सच में स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है और पूरी तरह से मोड़ देता है, जिससे ड्राइवर काफी हैरान रह जाता है। और सेक्योंग एक इविल स्माइल करने लगता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर अचानक से हमें फिर से सेक्योंग दिखाया जाता है जो कि ये सब सोच रहा था और इमेजिन कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि सेक्योंग काफी खतरनाक चीजें इमेजिन करता है, या हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल साइको की तरह सोचता है। तो अब हम आगे जानेंगे कि आखिर सेक्योंग ऐसी चीजें इमेजिन क्यों कर रहा था। और फिर हम सेक्योंग को उसकी ही कार में बैठा हुआ पाते हैं। तभी अचानक से उसका ड्राइवर कहता है कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है सॉन्ग यहुन, यही तुम्हारे फ्रेंड का नाम है ना। जहाँ हमें सॉन्ग यहुन को सामने ही दिखाया जाता है, वो अपने कार से उतर रहा होता है। तभी सेक्योंग का ड्राइवर कहता है तुम्हारा फ्रेंड तो काफी अच्छे घर में रहता है, जिस पर सेक्योंग सामने ही सॉन्ग यहुन की कार को देख रहा होता है और कहता है कि हाँ वो काफी अच्छे घर में रहता है। पर तभी ड्राइवर कहता है वो लड़का तो काफी ज्यादा क्यूट है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगा तुम्हारे स्कूल में। जिस पर सेक्योंग अपने ड्राइवर से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सॉन्ग यहुन काफी ज्यादा प्यारा है और बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इसीलिए स्कूल में काफी सारे लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। पर तभी अचानक से ड्राइवर कहता है कि उसके जैसे लड़कों को तो लड़कियों से ज्यादा लड़कों का अटेंशन मिलता है, मुझे तो लगता है उसके जैसे लड़के अमीर आदमियों की नजरों में आ जाते हैं। वो हैंडसम है, काफी कूल है और काफी आसानी से काबू में आ सकता है। आखिर उससे अच्छा शिकार कौन होगा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके जैसे लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। फिर वो ड्राइवर कहता है वैसे लड़कों का एक दूसरे के साथ घूमना तो काफी नॉर्मल बात है ना, पर उस लड़के में तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, वो मुझे जरूरत से ज्यादा ही डेलिकेट नजर आता है। और सेक्योंग चुपचाप अपने ड्राइवर की बातों को सुन रहा होता है पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और तभी अचानक से सेक्योंग कहता है कि सॉन्ग यहुन बिल्कुल किसी लड़की की तरह खूबसूरत है, यहाँ तक कि वो सभी लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर वो ड्राइवर कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस पर वो ड्राइवर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, जब मैंने भी पहली बार उसे देखा था तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था, आखिर कोई हाई स्कूल का इंसान इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे दिख सकता है। मुझे तो लगता है जैसे ही तुम लोगों का ग्रेजुएशन हो जाएगा कई सारे लड़के उसे कन्फेस करेंगे, और वो मुझे उस टाइप का लड़का लगता भी है। जहाँ सेक्योंग अपने ड्राइवर को देख रहा होता है और सोचता है मुझे स्टीयरिंग को खींच ही लेना चाहिए था, आज इसकी कहानी खत्म ही कर देनी चाहिए थी, वरना ये अपनी घटिया जबान इस तरह चलाता रहेगा। पर सेक्योंग ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो अपने घर के पास उतर जाता है और उसका ड्राइवर उसे बाय बोलकर चला जाता है। जिसके बाद सेक्योंग को फिर हम उसके घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आता है और सोच रहा होता है आखिर उस ड्राइवर की प्रॉब्लम क्या थी, आखिर वो सॉन्ग यहुन के ऊपर इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था, वो तो बस ड्राइवर है, आखिर उसे मेरे दोस्त में इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा। और सेक्योंग को तुरंत ही समझ आ जाता है कि वो केवल एक मामूली सा ड्राइवर नहीं है, पक्का उसके डैड ने उसे हायर किया है ताकि वो सेक्योंग पर नजर रख सके और सेक्योंग की सभी बातों को उसके डैड को रिपोर्ट कर सके, जिसका मतलब है सेक्योंग के डैड सेक्योंग के ऊपर नजर रखवा रहे हैं, जो कि काम ये ड्राइवर कर रहा है। फिर सेक्योंग अपने कमरे में जाते हुए सोचता है कि मैं अपने फादर की ये घटिया हरकतें बर्दाश्त कर सकता हूँ, उनका मुझ पर ये हुक्म चलाना, हमेशा ही मुझे प्रेशर देते रहना, मैं ये सब झेल सकता हूँ जब तक कि मैं ग्रीडी ना बन जाऊं, क्योंकि मैं तब तक ही विनम्र रह सकता हूँ जब तक कि मैं बेवकूफों की तरह एक्ट करूं। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें सॉन्ग यहुन को परेशान करने नहीं दूंगा, वो सॉन्ग यहुन को कभी भी हैरास नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने डैड के कमरे में चला जाता है, जहाँ उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिन पेपर को देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसे कुछ पिक्चर्स भी नजर आते हैं। वो जैसे ही उन पिक्चर को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि हर एक पिक्चर में सॉन्ग यहुन की पिक्चर होती है। और हम सेक्योंग को देखते हैं जो कि काफी हैरान हो जाता है और वो उन पिक्चर्स को देखकर सोचता है कि ये सारी पिक्चर्स तो स्कूल की स्टार्टिंग के टाइम से खींचे गए हैं, जब मेरा और उसका कोई लेना देना भी नहीं था, जिसका मतलब है मेरे फादर मुझ पर
काफी लंबे समय से नजर रख रहे हैं, पर वो साथ में ही सॉन्ग यून के ऊपर भी काफी लंबे समय से नजर रखे हुए हैं। और वो तभी उन सभी पिक्चर्स में से एक पिक्चर को उठाकर रख लेता है अपने पास, और तभी उसकी नजर जाती है कुछ डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ सॉन्ग यून की सभी पर्सनल फाइलें रखी हुई थी। यानी उसमें सॉन्ग यून की सभी डिटेल्स लिखी गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि सेक्योंग के डैड ने सॉन्ग यून के ऊपर काफी गंदी इन्वेस्टिगेशन कराई है, जिससे उन्हें सॉन्ग यून के बारे में सभी पर्सनल डिटेल्स पता चल चुकी है। और सॉन्ग यून को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। जहाँ उन पर्सनल डॉक्यूमेंट को सेक्योंग पढ़ने लगता है, जिससे उसे सॉन्ग यून के पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसके जो फादर है चेयरमैन, उनकी शादी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और जो सॉन्ग यून है वो एक मिस्ट्रेस का बेटा है। उसकी मॉम का नाम है सॉन्ग मिनसो, और सॉन्ग यून उसके फादर और मॉम के अफेयर का नतीजा है। और वहीं जो चेयरमैन की लीगल वाइफ है, उन्होंने अपनी 2 बेटियों के खातिर इन सभी चीजों को बर्दाश्त किया है। उन्होंने इस पूरे मामले में अपना मुंह बंद रखा और पूरी दुनिया के सामने सॉन्ग यून के एग्जिस्टेंस को मिटा दिया, जिसका मतलब है किसी को पता नहीं चलेगा कि सॉन्ग यून चेयरमैन का बेटा है। और हम सेक्योंग को देखते हैं कि वो सारी फाइल्स को भी नहीं पढ़ पा रहा होता है, तो वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा फाइलें हैं, मुझे इन्हें रख लेना चाहिए। और वो उन सभी फाइलों को रख लेता है, तभी अचानक से उसे उसके डैड की आवाज आती है, जिससे सेक्योंग बहुत ही बुरी तरह से हैरान रह जाता है और फ्रीज हो जाता है। जहाँ हम अंधेरे में सेक्योंग के डैड को वहाँ आते हुए देखते हैं और सेक्योंग उनकी तरफ देख रहा था। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये चैप्टर इतना भी लंबा नहीं था, पर आई होप कि अगला चैप्टर लंबा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।